हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेजर टेस्ट 11 डिस्कशन। तो ये केमिस्ट्री का 12th का कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट था। स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के सबसे पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 51 है। अभी देखो, इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो पहले हमें रिएक्शन आइडेंटिफाई करना है। कौन सा रिएक्शन है? ये रेमर-डेविड रिएक्शन है। अब रेमर-डेविड रिएक्शन में नॉर्मली हम क्लोरोफॉर्म लेते हैं, CHCl3 लेते हैं, बट यहाँ पे क्या लिया है? कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का इस्तेमाल किया गया। CCl4 से प्रोडक्ट अलग मिलेगा। तो अगर देखा जाए रेमर-डेविड में होता क्या है? बेसिकली डाइक्लोरोकार्बन का इंटरमीडिएट या इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता था। अब इस केस में जब यहाँ पे CCl4 रिएक्ट करेगा तो सेम वैसे ही चलेगा, बट यहाँ पे जो जुड़ेगा वो जुड़ेगा तुम्हारे लिए CCl3। अब यहाँ पे CCl3 ग्रुप अटैच होगा NaOH के साथ। यहाँ पे ये जो OH है ये सारे सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे किससे? सॉरी, Cl जो है वो सारे सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे किससे? OH से। तो यहाँ पे आएगा OH और ये COH, OH और ये OH, और H2O एलिमिनेट हो जाएगा और क्या आ जाएगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे बनता है D, मतलब सैलिसिलिक एसिड बनता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि सैलिसिलिक एसिड बनता है जब क्या यूज करते हैं? CCl4, और सैलिसिल्डिहाइड बनता है जब क्या यूज करते हैं? क्लोरोफॉर्म, दैट इज CHCl3। अब अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा है विच इज द बेस्ट मेथड टू कन्वर्ट अल्कोहल्स इनटू एल्काइल क्लोराइड्स। अब अल्कोहल से एल्काइल क्लोराइड में जाने के लिए सबसे अच्छा मेथड कौन सा होता है जिसमें हम क्या यूज कर सकते हैं? थायोनाइल क्लोराइड, क्योंकि जो एक प्रोडक्ट्स होते हैं, बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, वो गैसियस स्टेट में होते हैं। तो आंसर इसलिए क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 53, which will give turbidity rapidly on reaction with Lucas reagent। अब Lucas reagent में ध्यान रखना है 3 डिग्री जो होते हैं अल्कोहल्स वो रैपिडली रिएक्ट करते हैं। 2 डिग्री जो है वो अराउंड मान लो 5 से 10 मिनट लगाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगाएंगे। और ये जो 1 डिग्री है इनके लिए वेरी स्लो रिएक्शन होता है, बहुत कम रिएक्शन होता है। हीट करने पे रिएक्शन ज्यादा थोड़ा फास्ट होता है। तो हमें देखना है कि रैपिडली पूछा है तो 3 डिग्री होना चाहिए। तो ये तो है ही नहीं, ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, और ये वाला 3 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा? फिर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, इस क्वेश्चन में पूछा है कौन सा अमीन गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से नहीं बनेगा। ठीक है, नॉट फाउंड पूछा है। अब एक चीज ध्यान रखा करो, हमेशा गैब्रियल थैलेमाइड हम किसके लिए यूज करते हैं? 1 डिग्री अमीन्स को बनाने के लिए यूज करते हैं। अब इनमें से अगर तुम देखो वैसे ही तो 1 डिग्री तो है ही नहीं, तो आंसर तो डी हो जाएगा। आंसर डी ही आना चाहिए। और ये हम देख भी कैसे सकते हैं, गैब्रियल थैलेमाइड में देखो क्या होता है, ये थैलेमाइड है। अब बेस के साथ इसको ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा N- और K+। अब इस रिएक्शन में जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं। अभी जो एल्काइल हैलाइड है ये क्या करना चाहिए? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप खुद सोचो, अगर तुम्हें एनिलीन बनाना है तो हमें ये लेना पड़ेगा, या X मान लो, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, जो भी। और हम तो ये पढ़ते ही हैं कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है इसकी वजह से ये बॉन्ड तोड़ना क्या होता है? बहुत ही मुश्किल होता है, और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते आसानी से। तो इसलिए ये भी है, सब्स्टिट्यूशन आसानी से शो नहीं करेगा। ये भी देखो, अगर कौन सा कटायन है? विनाइल वाला है, तो मैं इसके लिए ये लेना पड़ेगा CH2 डबल बॉन्ड CH और X। ये भी आसानी से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं शो करेगा। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? फिर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 55, Which of the following statement is not true about glucose? फिर से not true की बात कर रहे हैं। It is an aldohexose, हमें पता है ग्लूकोज क्या है। अगर हम नॉर्मल वाला स्ट्रक्चर बनाए, ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है, OH 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 OH, और यहाँ पे आ जाएगा CH2OH, और बाकी सब जगह क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। तो अब इस केस में देखो हेक्सोज है, क्यों? कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। तो हेक्सोज है, सही बात है। और एल्डो है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। कंटेन्स 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, देख सकते हो 1 2 3 4 और ये 5। तो ये भी सही है।
इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है, तो रिड्यूसिंग शुगर है, ये भी सही है. इट इज एन एंडोपेंटोज, यही गलत हो गया क्योंकि कार्बन कितने हैं यहाँ पे, 6 है ना कि 5 है. तो आंसर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबी डिफिशियंसी इज डिफिशियंसी डिजीज ऑफ. अब देखो इस बीमारी को हम क्या कहते हैं, पर्नीशियस एनीमिया. और पर्नीशियस एनीमिया किसकी वजह से होता है, विटामिन B12 की वजह से. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 57. प्रोडक्ट पी बताना है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, यूज कर रहे हैं इसके साथ रेड फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ HI. और ये क्या होता है भाई, रिड्यूसिंग एजेंट होता है. अब रिड्यूसिंग एजेंट है और क्या करता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्कीन में कन्वर्ट करता है. तो ये तो एल्कीन नहीं है, ये एल्कीन आ रहा है. तो आंसर इसलिए कौन सा हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा. रिएजेंट का रोल बताओ तो ये सब काम आसान हो जाता है. तो इसके लिए हमें हमेशा रिएजेंट्स का पर्पस याद होना चाहिए कि कौन से रिएजेंट का क्या काम है. Which of the following will not produce silver mirror? अब देखो सिल्वर मिरर कौन नहीं प्रोड्यूस करेगा, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप या तो फ्री नहीं हो. कार्बोक्सिलिक एसिड्स में मिथेनोइक एसिड दिखाता है, फॉर्मिक एसिड दिखाता है, ये पता होना चाहिए. और ये जो अब दे रखा है ना, ये अगर हम बात करें, ये हो गया तुम्हारा हेमी एसिटिल. ये हमें हेमी एसिटिल दे रखा है और हेमी एसिटिल में ये अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप है जो ऑक्सीडाइज हो सकता है. तो ये भी टॉलरेंस टेस्ट दे सकता है. कौन नहीं देता है, सुक्रोज. ये पढ़ते ही हम क्या है, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, मतलब ये टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप जो होते हैं वो फ्री नहीं होते. या एल्डिहाइड और कीटोन वाला जो ग्रुप है, रिड्यूसिंग वाला जो ग्रुप है, वो क्या है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ा होता है. तो इसलिए आंसर क्या हो गया, डी. Which of the following is most reactive for SN1 reaction? SN1 की रिएक्शन के लिए हमें क्या देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन. जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन होगा उतनी ही ज्यादा रिएक्टिविटी होगी टुवर्ड्स SN1. तो अब यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकटायन बनता हो, ये बनेगा बेंजाइल. और बेंजाइल तो स्टेबल होता है, हमें पता है. ये बनेगा अलाइड. और यहाँ पे फिर से क्या आ गया, 2 डिग्री आ गया. तो अब देखिए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, बेंजाइल कार्बोकटायन. तो आंसर डी हो जाएगा. अब इस क्वेश्चन में ग्राफ दे रखा है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में. और वेपर अब पूछा इनमें से कौन सा ग्राफ किसका है. देखो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का हम ये पढ़ते कौन सा चैप्टर में, सॉल्यूशंस में. सॉल्यूशन में क्या पढ़ते हो कि जब एक सॉल्वेंट है उसमें अगर मैंने कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो क्या बन गया, सॉल्यूशन. बट जब हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो इसका वेपर प्रेशर जो होता है वो ज्यादा होता है और इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाता है जब क्या किया जाता है, एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाता है क्योंकि सरफेस एरिया बेसिकली क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है. तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पे वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है. तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, सॉल्यूशन वाले का वेपर प्रेशर कम होना चाहिए. अब देखो यही अपने को वेपर प्रेशर ज्यादा दिख रहा है, इसके रिस्पेक्ट में अगर देखो ये ज्यादा है तो ये वाला कम है क्योंकि यहाँ पे वेपर प्रेशर है ना. तो अगर बात की जाए यहाँ पे इस ग्राफ में, ये तो होना चाहिए किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए. और ये वाला होना चाहिए किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए. तो हम यहाँ से देख लेते हैं, PQ सॉल्वेंट है और XY सॉल्यूशन है, ये भी ठीक है. PQ सॉल्यूशन गलत हो गया, PQ सॉल्वेंट फिर से ठीक, PQ सॉल्वेंट अभी भी सही. तो B एलिमिनेट हो गया. अब इसके बाद ये बोल रहे हैं कि ये जो है, ये डेल्टा T जो है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट है. ये बोल रहे हैं, ये तो हटा ही दिया था हमने, चलो इसको छोड़ो ही. इधर बोल रहे हैं डेल्टा T मोलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब KB की बात कर रहे हैं. और ये बोल रहे हैं डेल्टा T जो है वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब ये बोल रहे हैं कि डेल्टा TF है और ये डेल्टा TB है. अब हम क्या पढ़ते हैं, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन में वेपर प्रेशर और सॉल्यूट और सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की बात की जाती है. बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या सॉल्वेंट का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया. तो ये अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है अपना, तो यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे बराबर हो रहा है, मतलब ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है और ये जो है ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है. तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. तो ये जो डेल्टा T है ये मतलब क्या है, डेल्टा TF. अगर फ्रीजिंग पॉइंट वाला होता है तो उसके लिए अलग बनता है, ऐसे बनाते हो, ऐसा ग्राफ बनता है. ये वाला किसके लिए है, डेल्टा TB वाला है. तो आंसर क्या हो जाएगा, फिर D होना चाहिए इसका.
फिर से सॉल्यूशन का ही एक क्वेश्चन है, फ्रीजिंग पॉइंट पूछा गया है, 20% आयनाइज्ड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया है और 0.2 मोलर सॉल्यूशन है। तो अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है अपने पास, डेल्टा TF इज इक्वल टू आई KFM। अब आई हमें नहीं पता बट अल्फा पता है, और अल्फा और आई में क्या रिलेशन है, अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन N-1, और N क्या है कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट है वो कैसे डिसोसिएट होगी, कितने पार्टिकल्स दे रहा है, तो N की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, मतलब 2, और I कितना है 0.2, सॉरी अल्फा कितना है 0.2, तो I की वैल्यू कितनी आ गई 1. अब ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख दे तो डेल्टा TF 1.2, KF की वैल्यू दे दिया 1.86 और मोलालिटी 0.2 है, तो ये आ जाएगा 0.45 आ जाएगा ये। बट ये 0.45 अगर हम बात करें, क्या दे रखा है हमें 0.45 ये है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है, हमसे पूछा है यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट। अब क्या रिलेशन होता है इसमें कि डेल्टा TF जो होता है ये हो जाता है TF नॉट माइनस TF, और वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0, तो डेल्टा TF की जो वैल्यू है या TF की जो वैल्यू है फिर वो कितनी आ गई, माइनस का 0.45 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए फिर, बी वाला। हाउ लॉन्ग मस्ट अ 50 एम्पियर करंट, मतलब 50 एम्पियर करंट अभी कौन सा चैप्टर का है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, कि 50 एम्पियर करंट पास कर रहे हो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, रिफाइनिंग हो रही है कॉपर की, 3 मोल कॉपर बना है। अब देखो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं, तो मोल कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो चाहो उसको तो, या फिर फॉर्मूले से भी कर सकते हो यूजिंग फैराडेज लॉ। W इज इक्वल टू ZIT एंड Z इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास अपॉन 96500 इंटू IT, और इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास अपॉन N फैक्टर इंटू 96500 I इंटू T। अब इसी को मैं रीअरेंज कर रही हूँ बस, क्योंकि W अपॉन में M ही क्या होता है, मोल्स, I T N फैक्टर इंटू 96500, तो ये वैल्यू हमको दे रखी है, ये क्या है, मोल्स है, और N फैक्टर क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो तो Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu बनाएगा, तो N फैक्टर की वैल्यू मतलब कितनी हो गई, 2 हो गई। अब बाकी सारी वैल्यू दी है, T कैलकुलेट कर लो, तो T क्या हो जाएगा, मोल्स कितने हैं यहाँ पे 3, N फैक्टर 2, 96500 अपॉन में I की वैल्यू कितनी दी है 50। अब इससे जो वैल्यू आएगी वो सेकेंड्स में आएगी, हमें कन्वर्ट करना है आवर्स में, तो आवर्स में कन्वर्ट करना है तो इसको 60 और 60 से डिवाइड करोगे मिनट में, फिर 60 से डिवाइड करोगे तो आवर्स में, तो आंसर जो है वो तुम्हारा 3.22 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसके लिए डी। अब अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं कुछ हाफ सेल्स के लिए, और पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। अब ये ध्यान रखना है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, क्यों, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा मतलब खुद रिड्यूस हो रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा, और अगर रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो क्या होगा, फिर वो रिड्यूसिंग एजेंट, तब वो रिडक्शन कर पाएगा। अब इधर देखो, सबसे ज्यादा अगर देखा जाए रिडक्शन पोटेंशियल किसके लिए दे रखा है, इसके लिए, तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब सबका ऑक्सीडेशन कर देगा, और सबसे कम किसका है ये, मतलब ये क्या होगा, सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या कर पाएगा, सिर्फ रिडक्शन। बट हम स्टेटमेंट से देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। Ce4+ विल ऑक्सीडाइज Pb2+ टू PbO2। अब Ce4+ ये है, देखो 1.61, Pb कितना है 1.45, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो हमें पता है कि सेरियम का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है किसके कंपैरेटिवली, PbO2 के, तो सीरियम जो है वो क्या कर सकता है, ऑक्सीडेशन कर सकता है किसका, Pb2+ का PbO2 में कर सकता है, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। MnO4- विल ऑक्सीडाइज Pb2+ टू PbO2। अब फिर से देखो MnO4- 1.51 या 1.45, फिर से MnO4- का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो ऑक्सीडाइज कर सकता है PbO2 से, तो ये स्टेटमेंट भी सही है।
H2O2 will oxidize Mn2 + 2m। अब देखो H2O2 का तो सबसे ज्यादा, तो ये ऑक्सीडेशन कर सकता है। H2O2 का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर टू MnO4-। तो ये स्टेटमेंट भी तो क्या है, सही है। और लास्ट बचा PbO2 will oxidize Mn2+। अब भी देखो, हमने अभी यहाँ पे देखा MnO4- PbO2 का क्या करा सकता है, ऑक्सीडेशन। Pb2+ को PbO2 में ऑक्सीडाइज करा सकता है, बट PbO2 नहीं करा सकता क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वही ऑक्सीडाइज करा सकता है, कम वाला नहीं करा सकता। कुछ डेटा दिया है अब अगली क्वेश्चन में, और फिर से अब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, क्या इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर सकते हो, मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये पूछ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले रेट कांस्टेंट पूछा, तो अभी हमें रेट कांस्टेंट नहीं पता, पहले हम रेट लॉ निकाल लेते हैं, फिर रेट कांस्टेंट पे जाएंगे तो ज्यादा बेटर है। रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन इज K A × B। अब रेट लॉ कैसे निकालते हो, 3 डेटा है तुम्हारे पास, किसी 2 डेटा को सेम वाला पकड़ो, दो पहला वाला डिफरेंट। जैसे ये देखो B भी सेम है, तो मैं क्या करूंगी, बस हमारे पास इक्वेशन ऐसे है, R = K A⁴ X एंड B⁴ Y। हमें ये x और y की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैंने R1 और R2 को डिवाइड किया, तो देखो R1 और R2 में ये B वाली वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा, K भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आ जाएगा A1 की पावर में x और A2 की पावर में x। R1 R2 कितना है, 2 × 10⁻⁻4 और 4 × 10⁻⁻4। ये किसके बराबर हो गया, फिर 1/2 की पावर में x। और इसको सॉल्व करोगे, ये भी 1/2 है, 1/2 = 1/2 to the power x। बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे, और एक्सपोनेंट कितना है इसका, 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो x तो हमें मिल गया 1 हो गया, तो a के ऊपर तो पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। सेम यही काम b के लिए किया जाएगा। तो भी देखो, अगर मैंने इसको कांस्टेंट रखा तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो अब b से देखते हैं। इसको डायरेक्ट कर सकते हो, अगर कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पे रेट भी डबल हो रहा है, मतलब पावर 1 है, कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पे रेट क्या हो जा रहा है, 4 टाइम्स हो जा रहा है, तो 2 हो गया, 8 टाइम्स हो रहा है तो 3 हो गया, ऐसे चलता जाता है। तो अब यहाँ पे देखो, ये कांस्टेंट है, हम इन दोनों को पकड़ते हैं, फिर हमने कॉन्सेंट्रेशन को क्या किया है, डबल किया है, रेट भी क्या हो रहा है, डबल, मतलब फिर से इसकी पावर में क्या होना चाहिए, 1। तो ये तो सही है कि रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन इज K A की पावर 1 और B की पावर भी 1 हो गई। अब इसी से तुम पहला भी निकाल सकते हो, क्योंकि अब हमें क्या दे दिया, यहाँ पे ये वैल्यू दे दी है, तो अब हम क्या कर लेंगे, इसके लिए रेट लॉ निकाल लेते हैं, सॉरी रेट कांस्टेंट निकाल लेते हैं। रेट कांस्टेंट पूछा है इधर, तो अब रेट कांस्टेंट पूछा है, तो R क्या है, K A × B। कोई भी डेटा लो, सबके लिए सेम ही आएगा, K हो जाएगा R A/B, और R की वैल्यू अगर ले ले, पहला वाला डेटा ले लो, 2 × 10⁻⁻4, और ये क्या है, 1 × 10⁻⁻2 एंड 2 × 10⁻⁻2। तो ये तो कितना आ गया, फिर 1 आ गया ना, तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो गया, फिर गलत हो गया। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 4 टाइम्स ऑन डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन, ये भी सही आएगा। कैसे सही आएगा, इसको भी देख लो। हमारे पास है R = K A × B। अगर मैंने इनको डबल कर दिया, मतलब K 2A और 2B, अरे 2 बाहर ले तो 4K हो गया। तो इनिशियल रेट के अगर देखें हम, 4 टाइम्स हो गया, तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, सही हो गया। तो B and C सही है, दैट इज आंसर विल बी C। 64th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पूछा है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। क्या होता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस डिवाइडेड बाय उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो एक के अगर रिएक्टेंट के लिए डिसअपीयरेंस होता है, प्रोडक्ट के लिए अपीयरेंस होता है, तो अगर इनका डिसअपीयरेंस है तो इनकी स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, 3 से डिवाइड हो रहा है, और इसके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4 और 5 से। अब देखो यहाँ 4, 5 दिया है, गलत हो गया। ये 4, 3 दे रखा है, ये भी गलत हो गया। ये 2 और 5 है, फिर से गलत। 2 और 3 एक ही में आ रहा है, तो आंसर क्या हो गया, डी। जो भी उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, उसी से क्या करना है, बस डिवाइड। फिर मैच द कॉलम है, करेक्ट आंसर बताना है। अब इसमें मैच द कॉलम में देखो, ये जो होते हैं ये आयनाइजेबल होते हैं, अंदर वाला नॉन आयनाइजेबल होता है।
तो अगर हमारे पास ये कंपाउंड है, एक एग्जाम्पल बस इसके साथ बता रही हूँ मैं यहाँ पे, NH3 5Cl और Cl3, तो जब ये आयनाइज होगा तो मिलेगा अपने को PtNH3 5Cl ऊपर 3+ एंड 3Cl-, ये मिलेंगे। तो टोटल देखो कितने आयन्स मिले, 4 आयन्स। जितने ज्यादा आयन्स उतना ही ज्यादा कंडक्टिविटी होगी, उतना ही ज्यादा कंडक्टेंस होगा। तो यहाँ पे मिलेंगे देखो कितने आयन, 4 आयन्स। यहाँ पे 1 और ये 1 ही है तो 2 आयन, यहाँ पे 1 और ये 2 है तो 3 आयन, यहाँ पे 4 और ये 1 है तो 5 आयन। तो सबसे ज्यादा आयन्स डी के पास है, तो सबसे ज्यादा कंडक्टेंस डी का ही होना चाहिए, सबसे ज्यादा मतलब 523, तो डी के लिए तो 523। अब देखो डी कहाँ पे दे रखा है, इधर है और इधर है, तो ये हटा देते हैं और ये हटा देते हैं। अब सी से पता चल जाएगा आंसर। या नेक्स्ट वाला देखो, ए 4 आयन्स है, इसके बाद कौन सा, ये 404, मतलब ए के लिए क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। अब इसमें ए का सी है, इसमें ए का सी है, अच्छा ये भी हो गया, तो फिर बी और इसी पे जाते हैं। चलो अब ये सबसे कम है 97, सबसे कम कौन सा है, यही वाला है, तो बी के लिए क्या होना चाहिए, बी ही होना चाहिए। तो आंसर पे क्या हो जाएगा इसके लिए, डी वाला। अगले क्वेश्चन में IUPAC नाम पूछा है FeC5H5 होल ट्वाइस का। अब ये क्या है C5H5 होल ट्वाइस, ये जिसको हम ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं, साइक्लोपेंटा डाइइनाइल NiNi, ठीक है। और इसके ऊपर चार्ज कितना है, 1- चार्ज है, तो एक के ऊपर 1- है तो 2 के ऊपर देखो x + 2 × -1 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई। अब नाम क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स वाला है तो बिस यूज करेंगे, बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल, आयरन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बहुत से बच्चे सोचोगे कि फेरोसिन भी हो सकता है, फेरोसिन गलत तो नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, बट फेरोसिन क्या है, उसका कॉमन नेम है। हमसे क्या पूछा गया है, IUPAC नेम, तो IUPAC नेम क्या आएगा, बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन 2। मेटल कार्बन बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल्स। मेटल कार्बोनिल्स में होता क्या था कि एक मेटल है और कार्बोनिल है, कार्बोनिल के पास लोन पे है, ये मेटल के वेकेंट डी ऑर्बिटल में देगा और कौन सी बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा। तो पहले तो बनती है सिग्मा, पर ये जो मेटल है इसकी नॉर्मली टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन देने की, और यहाँ पे मेटल न्यूट्रल स्टेट पे है, मतलब अगर इसको हमने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। तो अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कैसे करेगा, ये वापस इलेक्ट्रॉन दे के और क्या बनाता है फिर वो बैक बॉन्डिंग, जिसको हम क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड बोलते हैं। तो एक सिग्मा बन रही है और एक पाई बन रही है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है कि मेटल कार्बन बॉन्ड में सिग्मा कैरेक्टर भी है और पाई कैरेक्टर भी है। दूसरा पढ़ो, लिगेंड टू मेटल बॉन्ड इज पाई बॉन्ड। अब देखो मैंने अभी यहाँ बताया लिगेंड से मेटल कौन सी है, सिग्मा, तो ये तो गलत हो गया, और मेटल से कार्बन कौन सी है, पाई। तो ए तो सही है, आर गलत है, और ए सही आर गलत, आंसर क्या है फिर, सी। क्वेश्चन नंबर 69, विच विल गिव कार्बोलमीन टेस्ट। कार्बोलमीन टेस्ट कौन देते हैं, अगर बात किया जाए तो 1 डिग्री वाले देते हैं और एनालिन भी देता है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। वन डिग्री अमीन्स जो होते हैं वो कार्बोलमीन टेस्ट देते हैं। DNA फिंगरप्रिंटिंग कैन नॉट बी यूज फॉर, कैन नॉट बी पूछ रहे हैं, किसके लिए नहीं होता, पेटर्निटी के लिए होता है, डेड बॉडीज आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, रेशनल ग्रुप्स के लिए होता है, क्योर ऑफ कैंसर के लिए नहीं होता है। ये एग्जैक्ट NCERT के पॉइंट्स हैं, येलो बॉक्स में दे रखा है। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, थैलिक एसिड के रिएक्शन करा रहे हैं हम अमोनिया के साथ, तो स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं। तो मेन प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ये थैलिक एसिड है, अमोनिया के साथ पहले ट्रीट करेंगे तो बनेगा थैलामाइड, तो CONH2 और CONH2, और स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं तो एक मॉलिक्यूल अमोनिया का निकल जाएगा और थैला से बन जाएगा थैली, है ना, तो थैलीमाइड बन जाएगा। तो आंसर क्या होना चाहिए फिर, थैलीमाइड, दैट इज बी।
प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, फिर से देखो रिएजेंट ही आइडेंटिफाई करो। रिएजेंट ही काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं यही बोलती हूँ। एक बार हमें ऑर्गेनिक में रिएजेंट याद हो गया तो आधे से ज्यादा काम ऑर्गेनिक में ऐसे ही हो गया तुम्हारा। अब देखो क्लोरीन रेड फास्फोरस, मतलब ये रिएक्शन कौन सा है? HVZ रिएक्शन है, हेल्महोल्ट्ज-ज़ेलिंस्की रिएक्शन है। अब HVZ रिएक्शन में क्या बनता है? अल्फा हैलो एसिड, मतलब ये जो हैलोजन होता है वो अल्फा पोजीशन पे जाता है। तो ये हो गया, तो अपने को आंसर क्या मिल जाएगा फिर इसका? ए। फिर से देखो कीटोन दिया है डाइल्यूट KOH, मतलब कौन सा रिएक्शन हो रहा है? एल्डोल। एल्डोल कंडेंसेशन कर रहे हैं। अब एल्डोल कंडेंसेशन में एक डायरेक्ट मैं प्रोडक्ट बता दे रही हूँ। वैसे तुम देखो क्या बनता है, हीट भी कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। तो ऐसे भी हम देख सकते हैं, ये अगर देखा जाए, अगर ये अल्फा है तो ये बीटा पे तो है ही नहीं, तो ये तो गया। ये अल्फा ये बीटा ये हो सकता था, अल्फा बीटा, और ये भी नहीं है। अब इन दोनों में भी देखो ये हाइड्रोक्सी है, हाइड्रोक्सी नहीं मिलेगा क्या? अगर ये डबल बॉन्ड आ रहा है तो ये OH नहीं होना चाहिए यहाँ पे, तो ये भी नहीं हुआ। आंसर क्या हो गया फिर? यही हो गया, क्योंकि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, तो यही है अपने पास ऑप्शन। और वैसे बनाना कैसे है ये हम सबको पता होता है कि एल्डोल किसमें होता है? जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन का इंपॉर्टेंट है। तो ये दो तो क्या है, देखो अपने पास अल्फा हाइड्रोजन है, और दूसरे मॉलिक्यूल से ले लो डबल बॉन्ड को, पूरा कंडेंसेशन करा रहे हैं, बस H2O निकालो और फाइनल प्रोडक्ट पे सीधा जा रहे हैं। अब देखो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ तो डबल बॉन्ड हो रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड से ये क्या हो जाएगा? इससे जुड़ जाएगा। बस देखो डायरेक्टली बन गया, तो आंसर क्या आ गया है इसका? बी आ गया, बिना किसी मैकेनिज्म के हमने यहाँ पे इसे बनाया। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 74 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 74 में क्या दे रखा है अपने को? सबसे पहले वेपर प्रेशर दे रखा है प्योर लिक्विड A का, मतलब हमारे पास है P0 A, दैट इज 520 mmHg। P0 B भी है हमारे पास, कितना? 1000 mmHg। और यहाँ पे देखो क्या बोला है कि जो सॉल्यूशन है AB का वो बॉईल कर रहा है 80 डिग्री सेल्सियस पे और 180 m प्रेशर पे। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाए। मतलब इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कितना है? 180 m, या क्या बोल सकते हो 760 mmHg। और निकालना क्या है? मोल परसेंट ऑफ A, मतलब मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और हमारे पास एक मेन फॉर्मूला यही है, PS इज इक्वल टू P0 A का A प्लस P0 B का B। और एक को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस का A लिख सकते हैं, P0 B 1 माइनस का A। बस ये वैल्यू रखोगे तुम्हें का A मिल जाएगा। तो यहाँ पे रख देते हैं 760 इज इक्वल टू 520 का A प्लस 1000 मल्टीप्लाई भी साथ ही कर देती हूँ 1000 का A। तो अब देखो यहाँ पे मतलब क्या हुआ? 520 और ये आ गया अपने पास 480 और ये आ गया 240। तो सॉरी ये 240 और वो 480 उल्टा हो गया। तो 520 माइनस 1000 कितना आ गया? 480 का ये, और 760 और ये हो गया कितना? 240। मतलब का ए की वैल्यू कितनी आ गई? 240 अपॉन 480, दैट इज 0.45। अब ये मोल फ्रैक्शन है, हमें इसका मोल परसेंटेज निकालना है, तो मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे बस किससे? 100 से। तो 0.5 इंटू 100 दैट इज 50%। सो आंसर क्या हो जाएगा फिर अपने लिए? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन फॉर इलेक्ट्रोलाइट BA CA दिया है, BX के लिए भी दिया, और किसके लिए निकालना है? CX के लिए। अब देखो हमें CX कैलकुलेट करना है, मतलब जो भी तुम्हारे पास इक्वेशन बनेगी उसमें C और X होना चाहिए, B और क्या है अपने पास? A एलिमिनेट होना चाहिए। तो B A को एलिमिनेट करना है, तो पहले क्या करेंगे? C चाहिए हमें तो CA ले लो, X भी चाहिए तो BX लो। इन दोनों को तो क्या कर रहे ऐड करोगे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चाहिए ये भी पॉजिटिव। और माइनस क्या करना है अपने को? अच्छा BA माइनस कर देते हैं, तो B भी एलिमिनेट हो जाएगा और C भी एलिमिनेट हो जाएगा, सॉरी A भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया अपने पास? CA की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे? 120, BX 198
माइनस कर दोगे 140, आंसर आ जाएगा तुम्हारे लिए 178। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से, प्रेशर दिया है इनिशियल कितना 80 और कुछ 50 मिनट बाद कितना हो गया? ये 200 हो गया। अब इसके बाद पूछा कि 100 मिनट बाद क्या हो जाएगा प्रेशर। तो अब इसके लिए इक्वेशन देखो, पहले तो क्या है, A गिव्स टू B प्लस C और सारी गैसेज ही है। तो एट T इक्वल टू 0 इसका प्रेशर कितना है? 80 mmHg है, 0 और ये 0 क्योंकि रिएक्शन शुरू हुआ नहीं, तो B और C का प्रेशर तो 0 होगा। और T इक्वल टू 50 मिनट अगर मैं बात करूं तो इसमें P का चेंज आएगा, तो ये 2P बनेगा और ये कितना बनेगा? P। और ये दिया है कि ये जो टोटल है ये कितना है? 200। ये हमें प्रोवाइडेड, मतलब 80 माइनस P प्लस 2P प्लस P इज इक्वल टू 200। और इससे जब हम P निकालेंगे ये आ जाएगा 60। 120 में से 2 डिवाइड करोगे तो 60 आ गया, मतलब ये 80 माइनस 60 हो गया। 80 माइनस 60 मतलब कितना हो गया? 20। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से अगर बात करें, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? T इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग इनिशियल प्रेशर अपॉन में प्रेशर एट टाइम T। दोनों रिएक्टेंट की बात हो रही है ये, तो ये 50 है और ये 2.303 के लॉग इनिशियल प्रेशर कितना है? 80, फाइनल प्रेशर कितना हो गया? अब अगर देखा जाए तो 20 हो गया। तो ये एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। दूसरा हमसे क्या पूछा है? 100 मिनट बाद क्या होगा, मतलब अब ये पीटी फिर से निकालना है। तो 100 इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग इनिशियल तो वही रहेगा, पी या टी क्या है वो हमें नहीं पता। अब ये दूसरी इक्वेशन आ गई, क्या करें हम? 1 को डिवाइड कर देते हैं 2 से, एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये देखो 2.303 के गया, 50 बाय 100 कितना हो गया अपने पास? 1/2। और log 80 बाय 20 मतलब ये log 4 बोल सकते हो, और log 4 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0.6। और नीचे लग जाएगा log a प्लस log a माइनस log b, तो log 80 माइनस log pt। और log 80 को कैसे निकाल सकते हैं? log 8 इंटू 10 मतलब 8 प्लस 1 और log 8 होता है 0.9, तो ये आ गया 1.9। तो हमारे पास हो जाएगा 1.9 माइनस log pt इज इक्वल टू 1.2, या बोल सकते हो कि log pt कितना हो गया? 0.7। अब इसका एंटी लॉग लेना है, सबसे अच्छा तरीका क्या है? सोचो कि 0.7 किसका लॉग होता है? किसका होता है? 5 का होता है। तो मतलब pt की वैल्यू कितनी आ गई फिर? 5 वाली। तो अब जो हमारे पास प्रेशर हो गया, इसको मैं यहाँ पे फिर से रिलीज कर देती हूँ, यहीं पे लिख देती हूँ। अब बात कर रहे हैं हमसे 100 पे, ठीक है? तो अब t इक्वल टू 100 पे क्या प्रेशर होगा हमारे लिए? t इक्वल टू 100 पे अभी भी ये 80 माइनस p है, ये 2p है और ये p है। अब हमें ये पता है कि 80 माइनस p जो है वो कितना आ गया? 5। तो p मतलब कितना हो गया? 75। तो टोटल प्रेशर कितना हुआ? देखो 75, 2 इंटू 75 और 75 मतलब 150, सॉरी ये 5 होगा, 75 नहीं, ये हो गया 150 प्लस 80 मतलब 230। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फिर सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, डिवाइड करना ज्यादा बेटर रहता है क्योंकि 2.303 के क्या हो जाता है? कैंसिल आउट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? अब करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है यहाँ पे। सबसे पहले K2NiCl4, यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा, मतलब 3D8 हो गया। और Cl कैसा होता है? वीक फील्ड लिगेंड, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, तो ये क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। फिर K4NiCN4, तो यहाँ पर निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा 0, और Cn कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये 3D8 4s2 से क्या हो जाएगा? 3D10, बिकॉज Cn इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो यहाँ पे पेयरिंग हो गई इलेक्ट्रॉन्स की अगर, तो ये भी फिर क्या आ गया? sp3। तो दोनों क्या ज्योमेट्री क्या हो जानी चाहिए? सेम होनी चाहिए। डिफरेंट ज्योमेट्री बोल रखी है, तो ये तो स्टेटमेंट सही नहीं है। पेयर ऑफ कॉपर NH3 SO4 और K3CuCN4 हैव डिफरेंट मैग्नेटिक मोमेंट। फिर से वही काम करते हैं, क्या करेंगे? इनके चार्जेस निकाल लेते हैं। यहाँ कॉपर +2 में है, यहाँ पे कॉपर +1 में है, तो ये 3D9 है और ये 3D
10 है। अब खुद ही सोचो 3d9 मतलब एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक है, 3d10 डायमैग्नेटिक है, तो डिफरेंट मैग्नेटिक मोमेंट है, ये तो सही बात बोल रहे हो। NiCO4 इज अ डायमैग्नेटिक, अगेन यहाँ पे निकल किसमें है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, और CO कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो निकल 3d8 4s2 से किसमें चला जाएगा, 3d10, 3d10 चला गया तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, तो डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। COOX ऑक्सिलेट आयन की बात होती है, ठीक है, मतलब ये वाला ऐसे ऑक्सिलेट की बात कर रहे हैं, बाइडेंटेड लिगेंड। कॉम्प्लेक्स आयन शो ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल नहीं क्योंकि ये कैसा होता है, सिमेट्रिकल लिगेंड है, दोनों तरफ ऑक्सीजन डोनर ही है, तो सिस ट्रांस कैसे हो पाएगा, तो ज्योमेट्रिकल तो नहीं दिखाता, ऑप्टिकल भले दिखा दे बट ज्योमेट्रिकल नहीं दिखाता, तो आंसर ये भी क्या हो गया, फिर इनकरेक्ट हो गया, तो करेक्ट कौन सा बचा, बी और सी, मतलब आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 78, विच ऑर्डर इज करेक्ट फॉर ऑक्सीडाइजिंग पावर। अब देखो यहाँ पे हमें एक चीज हम बात करते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाते हो तो स्टेबिलिटी ऑफ हाई ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो क्या होती है, बढ़ती है, सॉरी कम होती है। स्टेबिलिटी ऑफ हाई ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कम हो रही है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है, तो राइट वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वैनेडियम है, क्रोमियम है और मैंगनीज है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होंगे, मैंगनीज वाले जो आयंस है, फिर क्रोमियम वाले, और सबसे कम कौन से होंगे, वैनेडियम वाले। तो अब देखो क्रोमियम और वैनेडियम में वैनेडियम ज्यादा नहीं हो सकता, फिर से ये गलत हो गया, वैनेडियम मैंगनीज में वैनेडियम ज्यादा नहीं हो सकता, वैनेडियम क्रोमियम में क्रोमियम ज्यादा है, सही बात है, क्रोमियम मैंगनीज में क्रोमियम ज्यादा नहीं हो सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है यहाँ पे, पहला स्टेटमेंट दिया है जिरकोनियम एंड हाफनियम हैव आइडेंटिकल रेडिया, सही बात है, जिरकोनियम हाफनियम की आइडेंटिकल रेडिया होती है, और किस वजह से होती है, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। लैंथेनाइट रिवील ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो अब ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है बट ओनली वर्ड लगा के तो ये गलत हो गया, क्योंकि ओनली नहीं होता, ये +2 भी दिखाते हैं, +4 भी दिखाते हैं, बट +3 जो है वो क्या है, सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, तो आंसर फिर बी ही होना चाहिए। बाकियों को भी देखो, लैंथेनाइट आयंस हैव F0 एंड F टाइप आर, अच्छा इनके अलावा बाकी सारे क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, अब सही है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखो 7 ऑर्बिटल्स हैं, तो जब एक भी नहीं है तो खाली है, डायमैग्नेटिक हुआ 1 हुआ, तो फिर से 2 3 4 5 6, अभी अपने पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, एक 6 बना दिया, 7 होना चाहिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, फिर यहाँ पे देखो अभी भी अनपेड है, अभी भी अनपेड है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आते ही जाएंगे जब तक या तो F0 ना हो या फिर F14 ना हो, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। ओवरऑल डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटेनियम इज कॉल्ड लैंथेनाइट, ये भी सही है, तो आंसर क्या हो गया, फिर बी हो गया। A, B and C are possible isomers of CuCl3.6H2O। अब इसके आइसोमर्स देख लेते क्या क्या बनेंगे, CuCl3.6H2O, तो H2O हमें कोऑर्डिनेशन नंबर ध्यान रखना है, 6 ही मेंटेन रखना है, पहले में तीनों Cl बाहर, हाइड्रेट आइसोमर्स बना रहे हैं, एक Cl अंदर, एक H2O बाहर, और 2 Cl अंदर और 2 H2O बाहर, ये बना दिया हमने। अब इसके बाद बोल रहे हैं E शोज मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, मतलब ज्यादा आयंस मिलने चाहिए, यहाँ पे देखो कितने आयन मिलेंगे, 4 आयंस मिलेंगे, तो ए तो ये हो जाएगा। C has maximum percentage of non-ionizable, अभी देखो maximum percentage non-ionizable क्योंकि Cl अंदर है, अंदर वाला Cl non-ionizable होता है, तो ये तो हो गया C, तो ये फिर क्या हो गया, B। अब नो वेट लॉस एंड A is treated with concentrated H2SO, मतलब इसका जब H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहे हो तो वेट लॉस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि H2O अंदर है, सारे के सारे बाहर नहीं है, डिहाइड्रेट कर ही नहीं सकता है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। फिर हमें इनकरेक्ट पूछता है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl, यहाँ पे 3 Cl बाहर है तो 3 मोल बनेगा AgCl का, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 मोल बनेंगे, और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 मोल बनेगा, तो ऑर्डर क्या है, A B C, ये भी एकदम सही है। कॉम्प्लेक्स C इज दिस, नहीं देखो C मैंने क्या बनाया, एक Cl बाहर होगा, तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया, B इज दिस, और B अभी हमने ये बनाया ही, तो आंसर इवेंचुअली फिर क्या आ गया, इसका C आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, molar conductance of weak electrolyte is low as compared to that of strong electrolytes at moderate concentration. सही बात है, क्योंकि weak electrolytes क्या होते हैं, जो completely dissociate नहीं हो पाते, strong electrolytes completely dissociate होते हैं, तो इसलिए उनकी molar conductance weak electrolytes की कम रहती है, strong electrolytes की ज्यादा रहती है, तो assertion तो सही है. Weak electrolytes at moderate concentration dissociates to a much greater extent as compared to strong. अभी मैंने बोला strong में degree of dissociation क्या होता है, ज्यादा होता है, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होता है, तो ये तो गलत हो गया. ए सही, आर नहीं, आंसर बी हो जाएगा. क्वेश्चन 82, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में T2G ऑर्बिटल्स की एनर्जी के बारे में पूछ रहे हैं. अब देखो क्या होता है, जो डी ऑर्बिटल्स होते थे ये T2G और EG में डिवाइड होते हैं, और ये जो एनर्जी है इनकी प्लस 0.6 डेल्टा ओ बढ़ती है और इनकी माइनस 0.4 डेल्टा ओ कम होती है. तो रेज्ड इन एनर्जी बाय गलत, लोअर्ड इन एनर्जी सही. एनर्जी लोअर हो रही है कितने, 0.4 डेल्टा ओ से, तो आंसर बी हो जाएगा. क्वेश्चन 83, कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं दो और इनमें पूछा क्या रिलेशन है. अब देखो पहला दिया है NO2, NO2 मतलब नाइट्रो, यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर ग्रुप है, तो जो नाइट्रोजन है ये डोनर एटम की तरह बिहेव करता है. दूसरा दिया है ONO मतलब नाइट्राइट, तो अब इसमें क्या है डोनर, ऑक्सीजन वाला साइड, तो ये दोनों में क्या है, लिंकेज का डिफरेंस है, तो लिंकेज आइसोमर्स हुए, आंसर बी हो जाएगा. मैच द कॉलम, मेटल विच रिवील्स अ मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. अब जो 3D सीरीज है वो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होती है, मैंगनीज की +7 तक जाती है, तो ए का तो 3 हो जाना चाहिए, तो ए का 3 अगर देखे इन दो में है तो ए हटा दो और डी हटा दो. मेटल ऑल्दो प्लेस्ड इन डी ब्लॉक इज नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन, किसको नहीं करते, जिंक, आयरन, मर्करी, तो जिंक यहाँ पे दे रखा है अपने को, तो ये बी हो गया, तो बी के लिए आंसर 4 होना चाहिए. यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है. अब सी आते हैं, ट्रांजिशन मेटल विच डज नॉट एक्सिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, सैडमियम +3 ही शो करता है, तो सी के लिए क्या हो गया 1, तो सी का 1 अगर देखा जाए, सी के लिए 1 यहाँ पे दे रखा है, तो आंसर क्या हो गया फिर बी हो गया. नेक्स्ट पे आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है फिर से. Cr2+ पूछा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो Cr2+ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी, स्कैंडियम की होती है 3d5-4s1. अगर हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं इसके लिए, क्रोमियम लिख लेते हैं 3d5-4s1, तो मतलब ये कितना हो गया 3d4 हो गया. और दूसरा Mn3+ दे रखा है, मैंगनीज क्या होता है 3d5-4s2, तो ये भी मतलब क्या है 3d4, दोनों 3d4 की बात कर रहे हैं. अब ये जो Cr2+ होता है ये आसानी से जाना चाहते हैं किसमें, Cr3+ में, क्योंकि 3d3 हो जाएगा और 3d3 हो गया तो इसका T2G होता है वो क्या हो जाता है, हाफ फिल्ड हो जाता है, तो स्टेबिलिटी अटेन करता है. और ये जाना चाहता है Mn2+ में, क्यों, ताकि इसका 3d5 हो जाए, मतलब इसकी हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाए. तो अगर ये 3+ में जा रहा है मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये रिड्यूस हो रहा है. अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, तो Cr2+ ऑक्सीडाइजिंग गलत, Mn3+ रिड्यूसिंग गलत, क्योंकि Mn3+ अगर रिड्यूसिंग है तो उसका खुद का क्या होना चाहिए था, ऑक्सीडेशन होना चाहिए था, बट उसका खुद का क्या होना है, रिडक्शन होना है, तो स्टेटमेंट 1 तो गलत है. स्कैंडियम 3+ कंपाउंड्स आर रिपेल्ड बाय अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, कौन से रिपेल होते हैं, जो डायमैग्नेटिक होते हैं वही रिपेल्ड होते हैं, और स्कैंडियम में कोई भी इलेक्ट्रॉन है नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, तो इसलिए वो रिपेल करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, तो 1 सही है और दूसरा वाला 1 गलत है और दूसरा वाला सही है, तो 1 इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, आंसर विल बी डी. क्वेश्चन 86, मैच द कॉलम अगेन. सोडियम ऑक्साइड क्या नेचर होता है इसका, बेसिक होता है ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड्स है, तो 1 का तो बी होना चाहिए, 1 का भी यहाँ है, यहाँ है, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ. अब देखो 2 से देखते हैं, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज एसोटेरिक, मतलब 2 के लिए टी हो गया, 2 के लिए डी किस में है, ऑप्शन डी में है, तो आंसर विल बी डी.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एन एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय रुथनियम। रुथनियम किस में आता है? फेरस में, आयरन वाले ग्रुप में। अब आयरन कौन सा है? ग्रुप 8 है, और ये खुद 4th पीरियड में आता है, तो ये किस पीरियड में हो गया? 5th वाला एक ही है, तो 5th पीरियड 8th ग्रुप। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज रॉन्गली नेम्ड? IUPAC किसका गलत है? कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेफरेंस दी जाएगी तो 1 2 3 4 5। तो देखो 2 पे क्लोरो है, पेंटानोइक एसिड सही है, ये तो यहाँ पे रॉन्गली पूछा है। फिर यहाँ पे फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रेफरेंस 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 कार्बन है, बट ये कितना दिया है देखो, हेक्स। तो ये तो गलत ही हो गया, तो आंसर क्या हो गया इसके लिए? बी हो गया। बाकियों के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 2 पे ओन है और 3 पे इन है। 1 2 3 4 5, 4 पे मिथाइल है और पेंटेनल है, तो आंसर बी है इसका। क्वेश्चन नंबर 89, करेक्टली मैच पूछा। देखो ये क्वेश्चन देखने में बच्चों को लगेगा बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत पता नहीं क्या पूछ लिया है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हम इसमें केमिस्ट्री बिल्कुल अप्लाई नहीं करेंगे। हम केमिस्ट्री की बहुत ही बेसिक नॉलेज अप्लाई करेंगे। जैसे सबसे चीज आइसोमर। तो आइसोमर देखो, जो हम क्लास 10th में ही डेफिनेशन पढ़ते हैं वो वाली बात करें तो आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? सी होता है। अब ये देखो कैसे हम इस क्वेश्चन को बिना किसी हाई लेवल कॉन्सेप्ट के करते हैं। यहाँ पे हमसे बस ये ध्यान रखना है, आइसोमर्स क्या है? जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो जाता है? डिफरेंट हो जाता है, या फिर स्पेस में अरेंजमेंट क्या हो जाता है? डिफरेंट। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बेसिस पे देखोगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम। यहाँ पे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, सेम हो ही नहीं सकता मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर एक क्लोरीन ब्रोमीन है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 और ये 3, तो ये भी नहीं हुआ। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 कार्बन, यहाँ पे 1 2 3 4, ये भी नहीं हुआ। तो आंसर फिर क्या आ गया? इसमें डी ही आ गया। तो देखो बिना किसी कॉन्सेप्ट के बस एक चीज पे हम यहाँ पे टिके रहे थे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो कैसे हम कितनी जल्दी इस छोटे से क्वेश्चन, जो डरावना सा क्वेश्चन था, उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 90, अरेंज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी किसके वजह से बढ़ती है? प्लस एम वालों की वजह से, जो उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे होते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप चाहिए। तो ये देखो ये भी प्लस एम है, ये भी प्लस एम है और ये भी प्लस एम है, बट प्लस एम का ऑर्डर क्या होता है? सबसे ज्यादा NH2, फिर OH एंड देन OCH3। तो ये ऑर्डर है। तो सबसे, और ये कौन सा आ गया? माइनस एम। तो 4 तो सबसे पीछे होगा, 4 सबसे पीछे इन दोनों में दे रखा है, तो इसको तो हटा दो। अब सबसे ज्यादा किसका है? 3 का। सबसे ज्यादा 3 किस में है? बी वाले में, तो आंसर इज बी। क्वेश्चन 91, नॉट करेक्ट फॉर SN2 रिएक्शन। फिर से नॉट करेक्ट पे एम्फेसिस रहेगा SN2 के लिए। पहला दिया है न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम द साइड ऑपोजिट, सही बात है, बैकवर्ड अटैक होता है, ऑपोजिट साइड से अटैक होता है। बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग साथ में होता है ट्रांजिशन स्टेट में। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है। SN2 इज प्रीडोमिनेंट इन टर्शरी ने। ऑर्डर क्या बढ़ता है इसके लिए? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 3 डिग्री में सबसे कम, तो आंसर क्या हो गया? डी हो गया। और 1 से पहले मिथाइल आ जाएगा, मिथाइल हैलाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, C6H6CH3 मतलब टॉलीन है। अब ये टॉलुइन है अपने पास, इसका रिएक्शन हो रहा है CrO2Cl2। अब ये देखते ही हमें चमकना चाहिए कि कौन सा रिएक्शन है? रिटार्ड रिएक्शन। और रिटार्ड रिएक्शन में क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड। तो एक तो सी से आ गया, बट एक बार कर लेते हैं इसको सॉल्व। बीच में ए है, इंटरमीडिएट आता है, ये इंटरमीडिएट बनता था, और फिर क्या बनेगा अपने पास? हाइड्रोलिसिस होके उससे बेंजल्डिहाइड। तो इटार्ड रिएक्शन इसी में दे रखा है और CHO ग्रुप लगता है, आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 93, कार्बोक्सिलिक एसिड है, PCl3 से कर रहे हैं। PCl3 क्या है? क्लोरीनेटिंग एजेंट, तो OH हटके
Cl लग जाएगा, तो यहाँ पे आ गया C डबल बॉन्ड OH। तो पहला जो बनेगा वो बनेगा जब PCl3 डालेंगे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और Cl। फिर इसमें NH3 डाल के हीट कर रहे हैं, तो पहले अमोनियम बनता है, डायरेक्टली बनाते हैं, क्या बनेगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O फिर NH3 अमाइड बन गया। और फिर अब यहाँ पे देखो कौन सा रिएक्शन हुआ, हॉफमैन ब्रोमोमाइड। हॉफमैन ब्रोमोमाइड में क्या होता है, एक कार्बन कम वाला अमीन मिलता है, तो Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH डाल रहे हैं, तो एक कार्बन का मतलब 2 कार्बन वाला CH3 CH2 NH2। ये फाइनल आंसर होना चाहिए, मतलब आंसर क्या होना चाहिए फिर B होना चाहिए। 94th अमीन which reacts with C6H5SO2Cl, ये क्या है, हिंसबर्ग रिएजेंट है। हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कौन रिएक्ट करते हैं, 1 डिग्री अमीन और 2 डिग्री अमीन। और यहाँ पे आगे पूछा है प्रोडक्ट इज सॉल्युबल इन एल्किल, कौन सा होता है 1 डिग्री अमीन। रिएक्शन भी देख लो एक बार, RNH2 है, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ करोगे HCl गया, RNH S डबल बॉन्ड O और ये मिल गया अपने को। अब इसके पास एक ये एसिडिक हाइड्रोजन है अभी भी, जिसकी वजह से ये क्या होगा, बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है और बेस में क्या हो जाएगा फिर डिसॉल्व हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 95 2 डिग्री अल्कोहल को कॉपर एट 573 में कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, डिहाइड्रोजिनेशन होता है। और ये हमें वैसे भी याद होना चाहिए, 1 डिग्री से क्या बनता है एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन और 3 डिग्री में एलिमिनेशन होकर एल्कीन। डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होता, वहां पे एलिमिनेशन हो जाता है। तो हम यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या बनेगा, यहाँ पे सॉरी एल्कीन बोल रही हूँ, यहाँ पे क्या बनेगा, कीटोन बनना चाहिए। तो अगर हमारे पास ये है CH3 CHOH, ये 2 डिग्री है, तो ये देगा CH3 H2 यहाँ से रिमूव हो रहा है, CH2 और CH3 डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है। 96 एक रिएक्शन दे रखा है -dA/dt, पूछा आप देखो क्या रिलेशन होता है, -dA/dt इज इक्वल टू K। इसको एलिमेंट्री रिएक्शन ही मानेंगे, A टू द पावर 3 हो जाएगा, तो K की वैल्यू कितनी दी है 10 टू द पावर -4 और A कितना दिया है 0.5 का क्यूब और 0.5 को क्यूब 125, तो आंसर फिर क्या हो जाएगा इसका D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल्स XYZ दिया है और SOP दिया है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो खुद ऑक्सीडाइज होगा, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा ज्यादा होगा, तो रिड्यूस करेगा दूसरों को। सबसे ज्यादा यहाँ पे अगर हम SOP का ऑर्डर बात करें, सबसे ज्यादा देखो किसके लिए है, Z के लिए, उसके बाद X के लिए और सबसे कम किसके लिए, Y के लिए। मतलब Z जो है वो XY को क्या कर देगा, रिड्यूस कर सकता है। Z कैन ऑक्सीडाइज नहीं, रिड्यूस करेगा। Y कैन ऑक्सीडाइज X बट नॉट Z। अब Y और X में अगर तुम देखो, Y जो है इसके लिए 1.40 उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, कम है, तो Y जो है वो X को ऑक्सीडाइज कर सकता है बट नॉट Z, नॉट Z नहीं, दोनों को कर सकता है, तो ये भी गलत हो गया। Z कैन रिड्यूस X प्लस एंड Y प्लस कर सकता है, बोला ना भाई एक सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो X प्लस को X में और Y प्लस को Y में रिड्यूस कर देगा, तो आंसर क्या हो जाएगा फिर C हो जाएगा। क्वेश्चन 97, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या बोलते हैं इसको, मोलारिटी। मोल्स अपॉन में मास क्या बोलते हैं इसको, मोलारिटी। मोल्स अपॉन में टोटल मोल्स क्या बोलते हैं इसको, मोल फ्रैक्शन। और लास्ट मास अपॉन में मास सॉल्यूशन, ये क्या बोल सकते हो इसको, मास का फ्रैक्शन। 100 से करते तो मास का परसेंटेज हो जाता, मास परसेंटेज। तो मोलारिटी 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 मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन एंड मास फ्रैक्शन, तो आंसर क्या हो रहा है फिर सी हो रहा है इसके लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगले क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नॉट शो की बात कर रहे हैं हम, देखो ज्योमेट्रिकल में क्या होना चाहिए कि जब भी हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो अगर
यहाँ पे जो भी ग्रुप्स जुड़े हैं वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए और कुछ सेम भी होना चाहिए ताकि वो सिस ट्रांस कहा सके। 2 ग्रुप्स तो एटलीस्ट होने चाहिए। तो अब यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे ये है CH3 है, H है, और यहाँ पे H है और ये OH है, तो ये शो कर सकता है। सिमिलरली यहाँ पे भी डिफरेंट ग्रुप्स आ रहे हैं, ये भी शो कर सकता है। बट यहाँ पे अगर देखो, ये है क्या अपने पास, डबल बॉन्ड है, यहाँ H है और ये Cl है। अब यहाँ पे बस एक ही की तो ग्रुप है, तो ये GI कैसे शो करेगा, 2 ग्रुप्स तो होने चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, C। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होती तो हम तब भी सोच सकते थे कि हो सकता हो, बट तब भी यहाँ पे H और H आ जाता तो भी नहीं होता। बट अगर यहाँ पे 2 डिफरेंट ग्रुप्स होंगे और 4 ग्रुप्स एटलीस्ट होने चाहिए, तभी हम बात करेंगे GI की। तो आंसर क्या हो गया इसके लिए, C हो गया। और लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैक्सिमम रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं, क्या देखेंगे, प्लस I वाले जो होने चाहिए वो कम होने चाहिए, या प्लस M वाले इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स कम होने चाहिए, दूसरा स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये 2 चीजें देखनी है हमें। यहाँ पे देखो pH है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग आ गया, CH3 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, 2 pH, हिंड्रेंस बढ़ गया फिर से, एक H और एक CH3। तो आंसर फिर क्या हो जाएगा इसके लिए, एल्डिहाइड। ऐसे भी एल्डिहाइड का कीटोन की कंपैरेटिवली रिएक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ज्यादा होता है। इसी के साथ अपना आज का डिस्कशन खत्म होता है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।